तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये हमारा पार्ट 2 होगा। इस वीडियो का पार्ट 2 है ये। हमने 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए थे 2025 सेट के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। 11 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें हमारे लिए वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो वर्ग अंतराल हमारा है वो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। वर्ग अंतराल हमारे पास कौन कौन सा है? 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25 दे रखा है। दूसरी हमारी सारणी किसकी है? बारंबारता की है। दूसरी हमारी बारंबारता की 0 से 5 की बारंबारता है 2, फिर 7, फिर 3, फिर अगले की 10 दे रखी है और लास्ट में हमारी 4 दे रखी है। जो बारंबारता के बाद इसमें हमें माध्यक वर्ग बताना है, तो हमें एक संचयी बारंबारता निकालनी होगी। यहाँ पे हमें निकालनी होगी संचयी बारंबारता। इसको हम CF बोलते हैं, इसको हम F बोल देते हैं। तो संचयी बारंबारता में पहली बार तो हमें 2 ही लिख लेते हैं, फिर बाद में ये 7 जुड़ जाता है 2 में, तो 9 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 10 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ पर हम सिग्मा F निकाल लेते हैं। ये बारंबारता कितनी आती है हमारी? 7 और 2 9, 9 3 12, 12 4 16 के 6 से लगा 1 और 1 2, ये 26 आ गया। तो हमें माध्यक वर्ग बताने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ n बराबर हमें 26, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो हमारा माध्य निकालने का फार्मूला होता है n/2, अर्थात 26/2। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 13, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 13। और माध्यक वर्ग कौन सा होगा? यही वैल्यू हम देखेंगे हमारे किस संचयी बारंबारता में आ रही है। तो ये आ रही है लास्ट वाले में, मतलब ये 22 वाले में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा माध्यक वर्ग जो होगा वो हो जाएगा हमारा 15 से 20 वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट से दूसरे वाले में आ रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 में हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है यदि tan A बराबर 1 तो 2 sin A इंटू cos A की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे? ये हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें tan A बराबर हमें दे रखा है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan A बराबर, और हम देखेंगे 1 हमारी कितने डिग्री का मान होता है tan में। तो ये होता है हमारा tan 45 डिग्री का मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan छोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे tan छोड़ने पर, तो A बराबर हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यही जो A की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे 2 sin 45 इंटू cos 45 हो जाएगा। 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2। ये √2 की गुणा जब हम करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। √2 2 हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। यहीं पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। और ये
इस हमारे अनसॉल्व्ड पेपर में आंसर नंबर सी होगा, ये मतलब विकल्प नंबर सी सही होगा। अब मेरे दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, हमारे पास ये कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, इसमें लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, ये कोई मतलब कोई वृत्त है, यहाँ पे बना लेते हैं। एक वृत्त है, मान लो ऐसे एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर है, ऐसे करके ये 25 सेंटीमीटर मान लो दूर है कोई बिंदु Q है। यहाँ पे बताया है इन्होंने कि कोई बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से स्पर्श रेखा बनाई है इन्होंने ऐसे, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये स्पर्श जो बिंदु होता है उसको ऐसे मिला देते हैं तो ये त्रिज्या हो जाती है इसकी। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे आप डाल लो O, यहाँ पे डाल लो P, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रमेय देखते हैं कि त्रिज्या जो होती है हमारी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब ये लंब हो जाएगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जो OPQ जो बनेगा, OPQ ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर हम समकोण त्रिभुज की तरह देखें इसको, तो ये जो समकोण जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है कि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, OP होगी यहाँ वृत्त की त्रिज्या। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये तो हमारा कर्ण कहलाएगा, तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर माइनस में लिखेंगे ये PQ का स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे PQ का स्क्वायर। OQ कौन सा है, OQ हमारे पास दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर माइनस ये है हमारा 24, 24 का स्क्वायर और ये लगा देंगे अंडर रूट। 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका होता है 576। ओके गाइस, अब हम देखते हैं 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा ये 11, 11 में से 7 जाएंगे 4 इधर, 1 में से 1, 5, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 49 अंडर रूट आ जाएगा। ये किसका है, 7 का है। तो जो हमारी OP है अर्थात वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो हमारी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही हो जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, ये क्वेश्चन नंबर था 13। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो हम एक मीनार बना लेते हैं, इसे ये मीनार बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर और क्या दे रखा है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, ज़मीन पर इसकी छाया बन रही है ऐसे, इसकी है 20√3 मीटर इसकी लंबी छाया बन रही है। इसको हम मिला देंगे बाद में ऐसे करके। ये यहाँ पर भी हमें एक समकोण त्रिभुज मिलता है। अब वो कह रहा है कि उन्नयन कोण का मान होगा, मतलब ये वाला कोण हमें बताना है कि इस कोण का क्या मान होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB जो है हमारी मीनार है और यहाँ पे C बिंदु ले लेते हैं।
ए इसकी छाया है, ए सी इसकी छाया हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा, क्या नोट करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार है तथा ए सी मीनार की छाया है, मीनार की छाया है। इसको हम कोण थीटा लेंगे। तो हम इसमें इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में संबंध लगाएंगे, लगाते हैं tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब है, ये आधार है। यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे आधार। लंब हमारा कौन सा है, 20 लंब है और आधार हमारा हो जाएगा 20√3। 20 से 20 कट जाएगा तो ये tan थीटा जो है वो आ जाएगा 1/√3। और जो tan थीटा 1/√3 जो होता है वो हमारा कितने की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दे रखा है, 15 में हमें दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें चित्र बनाते हैं एक इस टाइप का, इसमें चित्र बनाएंगे ऐसे। ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ये कितने डिग्री का कोण है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है। और अच्छा, तो इसका त्रिज्यखंड हमें बताना है। तो त्रिज्यखंड का हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड होता है हमारे पास, अच्छा इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर में यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री लिख लेंगे, नीचे हमारा 360 है, गुणा में पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 14 इसका स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 6 36, इनमें 1/6 हो जाएगा हमारा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 लिख लेंगे। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 6 से 2 से काट लो, 2 3 6, 2 7 14। तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 22 गुणा 2 गुणा 7/3। इनकी गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 और 44 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308/3 हो जाएगा, 308/3। इसको काट लेते हैं। 30 डिग्री का मान, सॉरी गाइस, एक गलत हो गया, हमारा काटने में गलत हो गया है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे 30/360 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। स्क्वायर तो ऐसे लिख लिया, 1 0 से 1 0, 3 1 3, 3 दूनी 6,
2 से काट लो, 2 6 12, 2 11, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 7 से 7 कट जाएगा। अब हमारी 11 गुणा 14 बटे 3 से कर लेंगे गुणा, 11 चौक 44 के 4, हाथ से लगा 4, 11 कम 11, 4 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ पे दे रखा है कि जोकर टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी जो होती है, हम लोगों ने देखा होगा, 16 नंबर क्वेश्चन है ये। जोकर की टोपी जो है वो इस टाइप की होती है, मतलब ऊपर से नोकदार होती है, इधर से थोड़ी गोल होती है। तो ये हमारी जो टोपी होगी वो शंक्वाकार होगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे शंक्वाकार। ऐसे ही हमारे पास और एक क्वेश्चन है 17 नंबर कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। ये दोनों माध्य निकालने की विधियां हैं, तो ये प्रत्यक्ष विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आगे हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हमारे पास अभी जगह नहीं बची, इसको हम जरा इरेज करते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमारा दे रखा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि जो माध्य है वो हमारे पास 15 है और माध्यिका इसमें दे रखी है, माध्यिका दे रखी है 24। हमें बताना क्या है, बहुलक। हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक का फार्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये फार्मूला होता है, इसी में हम रखते हैं 3 गुणा माध्यिका का मतलब 24 और 2 गुणा माध्य का मतलब है 15, अर्थात 24 यहाँ होता है 72, 15 दूनी होता है 30। यहाँ 30 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा 42 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, हमें याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो पासा होता है उसमें 1 से लेके 6 तक 6 बिंदु होते हैं, और जब उसको एक बार फेंका जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें। हाँ, तो सम संख्या प्राप्त होने की, सम संख्याएं कौन कौन सी होगी। पासे में ये पासा है, मान लो हमारे पास पासा जो होता है इसमें 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। और सम संख्याएं इसमें कौन सी होंगी, मतलब सम संख्या प्राप्त होने की बात कर रहा है वो, तो इसमें सम होगा 2 4 और 6। ठीक है, मतलब कुल हमारे पास, तो हम सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास कुल कितने हैं, संभव मान 3 है और ऊपर हमारे कुल कितने हैं, 6 हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात हमारी प्रायिकता बन जाएगी 1/2। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे करके
अगला है हमारे पास, एक अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो जो हमारी ताश के पत्ते होते हैं उसमें कुल मिला के पूरे 20 मतलब 52 कार्ड होते हैं और उनमें से जो 4 होते हैं वो रानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर होगा 20। इसमें हमारे पास कुल होते हैं 52 पत्ते और रानियाँ होती हैं 4। तो हम अगर प्रायिकता निकालेंगे तो इसको इस टाइप से ले लेंगे, 4/52। तो काट दो 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, अर्थात आंसर आ जाएगा हमारा 1/13। ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों आज हमने ये 10 क्वेश्चन हमारे रह गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न के, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अगला खंड बा से वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, तो इनके अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए फिर, तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें जो दो दो वाले हैं, इसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन 6 हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर है। अर्थात हमें ऊंचाई 48 सेंटीमीटर दे रखी है और व्यास हमें 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वो कह रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, यहाँ जो हमें दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। ये हमारा खंड बा है, खंड बा है। यहाँ पे पहला का क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि एक शंकु है। तो शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर। और शंकु का व्यास हमें दे रखा है। शंकु का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? 28/2, अर्थात 14 हमारी त्रिज्या हो जाएगी। 28/2 बराबर 14 हमारी त्रिज्या हो जाएगा, अर्थात r बराबर 14 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा h बराबर क्या हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ये सब चीज़ सेंटीमीटर में है। तो अब हमें आयतन बताना है। यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई का मान हम रखेंगे 22/7, r हमारा हो जाएगा 14, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई हमारे पास 48। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 की घात 2 लगा है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे और लिख लेंगे 48 गुणा में। तो काटते हैं, 3 से हमारा ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 48 कट जाएगा 3 से। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, और जो बचा हुआ है हम उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 गुणा 2 गुणा 14 और गुणा 16। तो 22 और 2, 22 दूनी होता है 44 गुणा 14 और गुणा 16। 14 गुणा 44 से कर लो, 14 चौको 56 के 6, यहाँ से लगे 5 और 14 चौको 56 और 5 61 हो जाएगा, 616। और फिर गुणा 16 कर दो इसकी, तो 16 छक 96 के 6, यहाँ से लगे 9, 16 एकम 16 9 25 के 5, यहाँ से लगे 2 और 16 छक 96 और 2 98।
इसका हमारे आंसर कितना दे रखा है पहले का 9856 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा आयतन था शंकु का, तो ये आंसर हमारा आ गया है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? अगला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF होगा। 96 और 404 का HCF हम निकालते हैं इधर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी का खा वाला। तो इसमें कह रहा है कौन कौन से हमारे पास, एक तो 96 है और एक है 404। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड से मासा निकालना है, इसका HCF का मतलब मासा। तो काटेंगे 2 से, 2 चौका 8, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 से। ऐसे ही यहाँ पे है 404, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर ये 101 से ही कटेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 96 बराबर क्या आया हमारा, 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 5 बार 2 है, तो हम 5 बार 2 लिख लेते हैं और 1 बार 3 है। और जो 404 हमारा एक नंबर था उसका था हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 101। मासा जब हम इसका निकालेंगे HCF, इसको HCF बोलते हैं, तो HCF हमारा हो जाएगा पेयर बन जाएगा दोनों में, जिसका जिसका भी। तो 2 का 2 बार पेयर बना है, तो अर्थात हमारा मासा हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसका आंसर आ गया हमारा 4। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अगला तब तक आप लोग राइट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर गा वाला है इसी का। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। इसमें हमने लिख लिया है कि जो हमें बिंदु दे रखे हैं वो -1,7 है और 4,-3 है, और अनुपात जो हमें दे रखा है वो 2:3 है। तो वो कह रहा है कि हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक बताना है कि क्या होंगे। मतलब यहाँ पे सही से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यही जो हमें बिंदु हैं वो दे रखे हैं और अनुपात भी हमें दे रखा है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या निर्देशांक बनते हैं। यहाँ पर जब हम यक्स, यहाँ पे हमने लिख लिया है जो 1 है वो x1 है और जो 7 है वो y1 है, और इधर 4 हमारा x2 है और ये y2 है। यहाँ पे 2 हमारा m1 है और m2 कितना है 3। जब हम यहाँ पे x के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में हम लिखेंगे m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पे m1 की वैल्यू रखेंगे 2 गुणा x2 का मान है 4 प्लस m2 का मतलब है 3 और x1 का मान है -1। तो ये m1 का मान है 2 और इधर आ जाएगा 3, गुणा कर लो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 5/5 का मतलब होता है 1, अर्थात x की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर क्या होगा, फार्मूला यही होगा, बस x की जगह पे y लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 और ये यहाँ पे m2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y1 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। तो y बराबर यहाँ पे m1 क्या आएगा, m1 का मान है हमारा 2 और y2 की वैल्यू है यहाँ पे -3 और m2 है हमारा 3 और
और y1 का मान है हमारा 7, अपान में लिखेंगे 2 + 3। तो यहाँ y बराबर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 माइनस का प्लस 7 तिया 21, यहाँ पे आ जाएगा 5। y बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 15, घटाएंगे 21 में से 6, 15 बचेगा, यहाँ 5 5 तिया 15, अर्थात y बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम निर्देशांक लिखेंगे, तो निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे, x का पहले लिखते हैं, वो यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा 1,3। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर घ। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर घ है। यहाँ पे यहाँ दे रखा है हमें, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर भी हमें 1/2 दे रखा है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि साइन में जो 1/2 वैल्यू है वो किसकी होती है, तो ये होती है साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन छोड़ने पर, साइन छोड़ने पर, तो साइन साइन छोड़ देंगे, बचेगा क्या, अल्फा, अल्फा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का, तो यहाँ भी कॉस छोड़ने पर, यहाँ भी कॉस छोड़ेंगे तो हमें बीटा बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बराबर 30 है और बीटा हमारा 60 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं इस तरह से। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखते हैं अगले पेज पर। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दे रखा है कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से इसकी हमें दूरी ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। ये है अड़ा, यहाँ बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु P दे रखा है -6,8 और मूल बिंदु जो होता है उसको हम 0 लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं, वो ये होता है 0,0। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 है 6, तो माइनस और माइनस ए प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में y2 है हमारे पास 0 माइनस, और ये y1 है हमारे पास 8, इसका स्क्वायर और लगाएंगे √। तो यहाँ देखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस ये -8 का स्क्वायर, √ लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, 64 ही आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, और 100 का क्या रूट होता है 10, अर्थात जो मूल बिंदु से दूरी होगी वो हमारी 10 मात्रक होगी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में हमारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना है हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है चा क्वेश्चन है, ये चा पड़ा हुआ है। क्या सिद्ध करना है हमें? यहाँ दे रखा है हमें कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर में क्या सिद्ध करना है? कॉसेक ए -1 और अपान में कॉसेक ए +1, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। LHS लेके चलते हैं, इसकी LHS लेके चलेंगे, फिर RHS को हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS में हमारे पास क्या है? कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे जो हमारा कॉट ए होता है, कॉट ए को हम क्या लिख लेंगे? कॉस ए अपान साइन ए। ये हमारा कॉट ए हो जाता है, तो यहीं पे हम नोट करेंगे कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए। अपान में हमारा हो जाएगा, फिर से कॉट ए को चेंज करेंगे तो कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा और प्लस का कॉस ए। ये अब हम यहाँ से क्या करते हैं? कॉस कॉमन लेते हैं। हम यहाँ से ऊपर वाले में से कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 अपान साइन ए, और यहाँ कॉस हट जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे ही नीचे ही हम कॉस कॉमन लेते हैं, तो नीचे कॉस कॉमन लेंगे तो भी 1 अपान साइन बचेगा, और यहाँ प्लस का 1 बचेगा। कॉस मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, तो कॉस से कॉस यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपान साइन ए -1 और 1 अपान साइन ए +1, और 1 अपान साइन ए क्या होता है? 1 अपान साइन ए होता है कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक ए -1, नीचे वाला हो जाएगा हमारा कॉसेक ए +1। यही हमारा क्या है? RHS है, अर्थात यही हमारा RHS है। तो ये इधर हम LHS लेके चल रहे थे, तो अर्थात ये LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, तब तक हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, तो हमने इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। खंड भाग के पहला क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो सब कर चुके थे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है का वाला, वो हमें दे रखा है दूसरे का क्या दे रखा है इसमें कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है किसी 17वां पद, मतलब यहाँ पे हम नोट कर लेंगे AP का 17वां पद बराबर में हम यहाँ पे लिखेंगे कि AP का 7वां पद, 10वां पद, सॉरी 7वां नहीं, AP का 10वां पद। तो 10वां पद 7 अधिक है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये जो 17वां पद है वो 10 अधिक है, वो 7 अधिक है यहाँ पर। तो हमें कौन सा अधिक करना पड़ेगा? यहाँ पे ये वाला 7 अधिक कर देंगे, तो ये इसके बराबर वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब हम लोग नोट कर लेते हैं। AP का 17वां पद जो होता है उसको हम लिखते हैं A + 16D।
और ये 10वां पद जो होता है उसको हम लिखेंगे a + 9d। इसको हम लिखते हैं a + 9d। 10वां पद हो जाता है, प्लस का 7 और है हमारे पास, तो ये ऐसे लिखा रहने दो। a + 16d बराबर में हम नोट करेंगे a + 9d + 7। ये इधर ले आते हैं सभी, तो a - a + 16d माइनस का 9d बराबर 7। ए से ए कट जाएगा, 16 में से 9 घट जाएगा, मतलब 7d बराबर 7। d बराबर 7/7, 7 × 7, d बराबर क्या आ जाएगा 1। अर्थात जो हमें बताना था सार्वंतर, हमें क्या बताना था सार्वंतर, तो सार्वंतर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, उसको भी लिख लेते हैं। दूसरे का खा है, क्या सवाल है नोट करते हैं एक बार। √2x² + 7x + 5√2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें इसके मूल बताने हैं, तो हम ये समीकरण हमारे पास दे रखी है। ये इस तरह के गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी और इसकी हमारे पास मल्टीप्लाई हमें करना है। इनकी मल्टीप्लाई देखते हैं क्या आएगी। √2 की और 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 ही आ जाता है हमारा। रूट और रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और ये 5, ये हो जाएगा हमारा 10। तो ये 10 आ गया और बीच में हमें 10 को तोड़ के लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 2, ये हमारा हो जाएगा 10। और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के भी हमारा 7 आ जाएगा। अर्थात ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई इस तरह से हो जाती हैं। तो हम लिख लेते हैं 7 को √2x² + 7 को क्या लिखेंगे 5 + 2 × x प्लस, ये ऐसे लिख लेते हैं 5√2 बराबर 0। √2 × x² प्लस इसकी x से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5x, इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 5√2 बराबर 0। अब ये जो 2 पद हमारे पास आए हुए हैं, इनमें हम कॉमन ले लेंगे। इनमें हमारा कॉमन हो जाएगा x, बचेगा क्या √2 + 5। यहाँ हम कितना कॉमन लें, यहाँ पे हमें √2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब √2 यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं तो √2 ही बचेगा। 2 में से √2 कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा और x आएगा, √2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ भी एक x बचेगा, सॉरी गलती से रहेगा, बराबर 0। तो लिख लेते हैं इसको x + √2, और जो 2 बार ब्रैकेट है जैसे उनको एक बार लिख लेते हैं बराबर 0। तो ये बारी बारी से हम 0 करते हैं। √2 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा -√2। तो एक x की वैल्यू ये है। अगली बार में हमारे पास क्या है √2x + 5 बराबर क्या है 0। तो यहाँ √2 × x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर हम लिखेंगे तो -5/√2। तो x की एक वैल्यू ये गई, अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा -√2, -5/√2। ये हमारा आंसर होगा। तो ये वाले 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा।